टीवी शो मिथबस्टर्स के आलोचकों का दावा है कि ये शो वैज्ञानिक प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश करता है। उदाहरण के लिए प्रयोगों को कभी कभी केवल एक बार किया जाता है और वो भी पर्याप्त कंट्रोल्स के बिना, लेकिन फिर इसके परिणामों को पक्के दावे करने के लिए जनरलाइज किया जाता है। ना तो प्रयोग को दोहराया जाता है, ना ऐसा स्टैटिकल विश्लेषण किया जाता है जैसा कि कोई भी वैज्ञानिक सच का पता लगाने के लिए करेगा। इसलिए विडंबना यह है कि विज्ञान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक शो उन्हें विज्ञान के बारे में एकदम विपरीत इंप्रेशन दे सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी तरह की आलोचना वेरिटाशियम की भी की गई थी। मसलन जब डेस्टिन और मैंने अपने प्रयोगों से ये दर्शाया कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पानी का भंवर विपरीत दिशा में घूमता है, तो हमने ऐसा करते हुए केवल एक बार दिखाया, जबकि हम दोनों ने ही अपने अपने गोलार्ध में ऐसा 3 या 4 बार किया। तो इस बात से सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें अपने तरीकों को बदलना चाहिए? मेरा मतलब, क्या मिथबस्टर्स और वेरिटाशियम को वाकई विज्ञान के रिपीट होने वाले स्वभाव को दर्शाना चाहिए और हमारे दावों के सबूत के रूप में सांख्यिकी परिणाम पेश करना चाहिए? तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, लेकिन वो इसलिए कि पहले हमें हेल्पिंग एक्सपेरिमेंट नाम की एक चीज को ठीक से समझना पड़ेगा। और ये 1960 में न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया गया था और ये कुछ इस तरह से था। प्रत्येक भागीदारों को अलग अलग बूथों में बैठा दिया गया जहां वे एक इंटरकॉम के माध्यम से 5 दूसरे भागीदारों से बात कर सकते थे, लेकिन एक समय में केवल एक ही माइक चालू होता था और इन लोगों को बारी बारी से अपने जीवन के बारे में 2 मिनट बोलना था, जैसे कि क्या उन्हें कोई समस्या है, और इसको कई राउंड्स तक चलता रहना था। बस उन लोगों को ये नहीं पता था कि उनमें से एक प्रतिभागी असल में एक एक्टर था जो कि प्रयोगकर्ताओं द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और पहले राउंड में सबसे पहले वही बोला। उसने बताया किस तरह उसे न्यूयॉर्क शहर की लाइफ से एडजस्ट होने में समस्याएं हो रही थी, खासकर तनाव के दौरान सीजर के दौरे पड़ने से होने वाली कठिनाई। उसके बाद बारी बारी से सबने बोला और फिर से इस अभिनेता का टर्न आ गया, लेकिन इस बार जब वो बोल रहा था तो उसकी जुबान धीरे धीरे लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। उसने कहा कि वो महसूस कर सकता है कि उसे दौरा पड़ने वाला है और कहते कहते उसकी आवाज घुटने लग गई। उसने शोर मचाकर अन्य लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। उसने कहा कि उसको मौत करीब नजर आ रही है, उसकी हालत खराब होती जा रही थी और फिर उसका माइक भी शांत हो गया। इस प्रयोग का मकसद ये देखना था कि कितने लोग मदद के लिए दौड़ेंगे। मेरा मतलब है, यदि आप अन्य प्रतिभागियों में से एक होते तो क्या आपको लगता है कि आप अपना बूथ छोड़कर उसकी मदद के लिए जाते? कुल मिलाकर लगभग 13 प्रतिभागियों ने इस प्रयोग में भाग लिया और एक्टर का माइक बंद होने से पहले उसकी मदद के लिए जाने वालों की संख्या सिर्फ 4 थी। अब ये मानवीय सहायता की हालत के बारे में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोग भी मदद की उस पुकार को सुन रहे हैं, जिससे सबको अपनी निजी जिम्मेदारी का एहसास कम हो गया होगा। इस चीज को बायस्टैंडर इफेक्ट यानी दर्शक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब मेरे नजरिए से इस प्रयोग की जो दिलचस्प बात है वो ये नहीं है कि इसमें बायस्टैंडर इफेक्ट दिखाई देता है, बल्कि ये है कि लोग इसके परिणाम से क्या समझते हैं। मसलन इस प्रयोग के बारे में जानने के बाद भी वे अपने बारे में या दूसरों के बारे में अपनी राय नहीं बदल सके। उदाहरण के लिए, क्या आपने इस स्थिति में खुद मदद करने की संभावना के बारे में अपनी सोच बदल दी है, ये जानने के बाद कि केवल 30% लोग ही आगे आए? खैर, इसकी एक फॉलोअप स्टडी आयोजित की गई थी जिसमें छात्रों को अलग अलग प्रतिभागियों के 2 वीडियो दिखाए गए थे। ये लोग तथाकथित तौर पर पहली स्टडी में भागीदार थे। छात्रों को भी पहली स्टडी की जानकारी थी। वीडियोस में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस इतना मालूम पड़ रहा था कि दोनों प्रतिभागी अच्छे, डिसेंट और सामान्य लोग थे। वीडियो दिखाकर इन छात्रों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि उन दोनों प्रतिभागियों की मदद करने की संभावना कितनी थी, और छात्रों को पक्के तौर पर यही लगा कि उन 2 प्रतिभागियों ने मदद की होगी। हालांकि वो जानते थे कि सांख्यिकीय रूप से केवल 30% ने ही मदद की थी, इसलिए ये एक बेहतर अनुमान होता कि उन्होंने मदद नहीं की होगी। उन्होंने उन जनरल रिजल्ट्स को खास महत्व नहीं दिया और ये माना कि वो सामान्य, अच्छे और डिसेंट लोगों को नहीं दर्शाता। अब लोगों को दुनिया के उसूल समझाने का भी कोई तरीका है क्या? तो उन्होंने एक और फॉलोअप स्टडी की जहां उन्होंने प्रयोग के बारे में बात की, उन्होंने प्रयोग का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने परिणाम नहीं बताया। और फिर उन्होंने उन 2 प्रतिभागियों के वीडियो दिखाए। इस बार भी प्रयोग का कोई जिक्र किए बिना सिर्फ ये दिखाया कि ये 2 सभ्य और सामान्य लोग हैं, और फिर छात्रों को बताया कि उन दोनों लोगों ने प्रयोग में मदद नहीं की। और उन्होंने छात्रों से कहा कि अनुमान लगाइए इनमें से मदद करने वाले लोग किस अनुपात में हैं। और इस बार उन्होंने पहले ऐसा उदाहरण देखा जिसमें साधारण और अच्छे लोगों ने मदद नहीं की थी। अब तो उन्होंने बड़े विश्वास से ये कह दिया कि किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने उस विशेष परिणामों को जनरलाइज कर दिया। वास्तव में उनका अंदाजा बहुत कुछ सही निकला, और मुझे लगता है कि इसका सार ये है कि हमारा दिमाग जो है वो व्यक्तिगत कहानियों और चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है बजाय कि सांख्यिकीय परिणामों के।
और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप मिथबस्टर्स या वेरिटाशियम हैं तो विज्ञान को समझाने का बेहतर तरीका ये होगा कि आप उसे एक कहानी के रूप में या नाटकीय ढंग से कोई प्रयोग दिखाकर पेश करें, बजाय इसके कि उस प्रयोग को अलग अलग तरह से 3-4 बार दोहरा कर एक ही परिणाम को बार बार दिखाएं। लेकिन अगर आप वास्तव में विज्ञान समझा रहे हैं, यदि आप वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक आपको रिपीट करना पड़ेगा और सांख्यिकीय विश्लेषण करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि असल में ये सब आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है, लेकिन इस निष्कर्ष के साथ मुझे लगता है कि इसके 2 बड़े संभावित नुकसान सामने आते हैं। पहला यह है कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के लोग चालाक कहानियां बना सकते हैं जो फैल जाती हैं और जल्दी ही लोगों को वो सच्चाई लगने लगती हैं। और दूसरा नुकसान यह है कि कुछ वैज्ञानिकों के पास विज्ञान के ठोस सबूत हैं और स्पष्ट सांख्यिकीय परिणाम हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चटपटी कहानी नहीं है। तो पहले नुकसान का एक उदाहरण है ये अफवाह जो हाल ही में दक्षिण अमेरिका में फैल गई। इसके अनुसार माइक्रोसेफाली नामक एक भयानक जन्मजात बीमारी दरअसल मोनसेंटो द्वारा बनाई गई एक लार्विसाइड के कारण हो रही थी। वो कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जाहिर तौर पर एक ऐसा विलन है जिससे हर कोई नफरत करता है। और कहानी भी एकदम वाजिब है, वो ये कि कोई पानी के साथ गड़बड़ कर रहा है और इससे हमारे शरीर के अंदर जहर जा रहा है। कहानी बड़ी साफ और जज्बाती है, जबकि दूसरी कहानी तो सांख्यिकीय आंकड़ों वाली है। इसमें किसी चीज से कुछ संबंध है जिसमें वैज्ञानिकों की सहमति है, वो ये कि मच्छरों द्वारा फैलाए जा रहे जीका वायरस से माइक्रोसेफाली हो रही है और ठोस संकेत है कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। आप लार्वासाइड के बारे में किए जा रहे दावों को जांचेंगे तो उनमें कोई दम नहीं है। मेरा मतलब है कि लार्वासाइड इतना कमजोर है कि आप एक दिन में उसका 1000 लीटर पी सकते हैं। इस लार्वासाइड को 1000 लीटर पानी में मिलाया गया था और इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। इस लार्वासाइड का उपयोग कुत्ते और बिल्ली के गले में कॉलर में किया गया है। तो वास्तव में आप समझ लीजिए कि लार्वासाइड वाली बात के ठोस सबूत नहीं है। वास्तव में लार्वासाइड और मोनसेंटो के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहानी ने जोर इसलिए पकड़ लिया क्योंकि इसका नैरेटिव दमदार था। दूसरी तरफ आपके पास जलवायु में बदलाव जैसी चीजें हैं जिसे साबित करने के लिए बहुत मजबूत सांख्यिकीय सबूत हैं। दुनिया भर में इसके भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और फिर भी जब एक ठंडी और बर्फीली सर्दी पड़ जाती है तो लोग सारे ठोस डेटा या आंकड़ों को नजरअंदाज करने लग जाते हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप डेटा पर कितना भरोसा करते हैं। वैज्ञानिक होने के नाते हम डेटा से प्यार करते हैं और हमें लगता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बस इतना करना है कि अधिक डेटा दिखाना है। लेकिन सांख्यिकीय निश्चितता के साथ किए गए प्रयोगों से ज्यादा असर कहानियां कर जाती हैं।